नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में थोड़ी कुछ खास बात करेंगे क्योंकि मुझे व्हाट्सएप के ऊपर बड़े मैसेजेस आए हुए हैं रिगार्डिंग क्रोशिया के। जे क्रोशिया फाइल्स रिजेक्ट क्यों कर रहा है और क्रोशिया का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इतना लंबा क्यों है, मतलब 6-6 महीने 8-8 महीने क्यों ले रहा है। तो इस वीडियो के अंदर मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इधर उधर की बातें करके, हम सीधा मुद्दे पे आएंगे। जो क्रोशिया फाइल क्यों रिजेक्ट कर रहा है और क्रोशिया 6 से लेकर 8 महीने क्यों लगा रहा है। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो है हाई वॉल्यूम ऑफ एप्लीकेशंस। मतलब जब से क्रोशिया शेंगेन के अंदर आया है, मतलब और जब वो आया नहीं था, जब लोगों को पता था कि शेंगेन के अंदर क्रोशिया आने वाला है, तब से ही फाइलें लगनी शुरू हो चुकी थी क्रोशिया के लिए, क्योंकि सबको पता था कि क्रोशिया एक ऐसा रास्ता बन गया है जो शेंगेन की तरफ हम आराम से निकल जाएंगे। तो मतलब उस टाइम से लेकर आज तक इतनी ज़्यादा फाइलें लग चुकी हैं ना, इतनी ज़्यादा फाइलें, मतलब आप भी नहीं सोच सकते। 2 लाख से लेकर 3 लाख फाइलें अभी भी पेंडिंग में चल रही हैं, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। और अभी भी लोग लगा रहे हैं फाइलें यही सोच के जो शेंगेन के अंदर सीधा एंट्री हो जाएगी। हम अब ये बात करेंगे जी रिजेक्ट क्यों हो रही है, फाइल्स क्यों रिजेक्ट हो रही हैं, क्यों इतना टाइम लग रहा है। जो दूसरा पॉइंट है वो है स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन रूल। मतलब जब से क्रोशिया शेंगेन के अंदर आया है तब से क्रोशिया ने अपने रूल्स चेंज कर दिए हैं। रूल्स ये चेंज किए हैं जो उन्होंने सिर्फ अब जेन्युइन लोगों को ही उठाना है। मतलब कोई भी आड़ा टेढ़ा फाइल लगाएगा उसकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अब क्रोशिया सिर्फ उसी को चांस देगा जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जिसके पास अच्छे एक्सपीरियंस हैं और जो एलिजिबल है उस जॉब के रिगार्डिंग जिसमें उसने अप्लाई किया है। तो वो जो कैंडिडेट ने अप्लाई किया है ना, वो कैंडिडेट का एक बार बैकग्राउंड भी चेक करेगा जो वो कैंडिडेट के ऊपर कोई क्राइम रेट तो नहीं है। जिस फील्ड के अंदर वो काम करने जा रहा है उस फील्ड के अंदर उसके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो अब अगर आप लोग अपनी फाइल अप्लाई करवा रहे हो तो सेम फील्ड के अंदर अपनी 1 मिनट की वीडियो बना के भी जब सबमिशन करते हो तो वो वीडियो भी अपने एम्प्लॉयर को सेंड करो। जो एम्प्लॉयर जो है आपका, जब वो क्रोशिया की एम्बेसी में आपकी डॉक्यूमेंटेशन करता है तो वहाँ पे वो आप लोगों की वीडियोस भी सबमिट कर सके। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब जो तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन। मतलब क्रोशिया ने अब ये भी चेक करना शुरू कर दिया है, मतलब जो एम्प्लॉयर आपको परमिट इशू कर रहा है, जो एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है, अब उसका भी बैकग्राउंड चेक होएगा। क्योंकि अब वो चेक करेगा जिस कंपनी ने आपको बुलाया है क्या वो ऐसे ही तो नहीं बुला रही है आपको। मतलब वहाँ पे अब ऐसा सिस्टम हो चुका है जो छोटी छोटी कंपनियों ने क्या किया हुआ है, वहाँ पे कंपनीज ओपन तो कर ली है उन्होंने, बट वहाँ पे कोई काम कुम नहीं है। बस वो सिंपल उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन करके कंपनी खोल के छोड़ दिया है। जे हम सिर्फ बाहर से बंदों को बुला के उनको यहाँ क्रोशिया में बुला लें और उनको कह दे तुम बाहर जाके अपना कोई भी काम करो, वो काम नहीं देगी आपको, बट वो सिर्फ आपको क्रोशिया के अंदर आने का एक जरिया दे रही है। तो अब क्रोशिया की गवर्नमेंट ने ये कर दिया है जी वो अब ये भी वेरिफिकेशन कर रही है, जो एम्प्लॉयर आपको बुला रहा है उस एम्प्लॉयर के पास भी जाके वेरिफिकेशन कर रही है जो वो कंपनी के अंदर कितने वर्कर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उस कंपनी ने कितने साल का ITR फिल किया है। तो वहाँ पे वेरिफिकेशन हो रही है। तो प्रोसेसिंग में थोड़ा सा यहाँ पे भी टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम और खिंच गया है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट के बारे में। अगला पॉइंट है कोटा सिस्टम। अब कई कंपनीज ऐसी हैं जो क्रोशिया ने कोटा सिस्टम भी शुरू कर दिया है कई कंपनीज के साथ। जो मतलब अगर आप किसी फॉरेन मतलब किसी इंडियन बंदे को अगर आप लोग हायर कर रहे हो तो आपके पास अपने सिटीजन लोग कितने काम कर रहे हैं। अगर आपके पास 2 सिटीजन है तो आप एक एम्प्लॉयर हायर कर सकते हो। मतलब उनको न्यूज़पेपर के अंदर देना पड़ेगा ये, जब मुझे इस फील्ड के अंदर एक वर्कर चाहिए उसको न्यूज़पेपर में डालना पड़ेगा जो मेरे को ये बंदा चाहिए। अगर उसको उस फील्ड के अंदर कोई भी वर्कर वहाँ का नहीं मिल रहा है, सिटीजन जो वहाँ का लोकल सिटीजन है वो बंदा उसको 1-1.5 महीने के अंदर नहीं मिल रहा है, तो वो बाहर से एक बंदा हायर कर सकता है, लाइक इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, कहीं से भी। तो वो एक बंदे को एक कोटा दे सकता है, तो एक बंदे को वो परमिट ID इशू कर सकता है। तो यहाँ पे भी टाइम वेस्ट हो रहा है। जो अगला पॉइंट है वो है इनसफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स। मतलब कई एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं उनको मतलब डीपली नहीं पता है जी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मेरे को आगे वाले बंदे से चाहिए। तो यहाँ पे भी
रिजेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। जो एम्प्लॉयर है उसी को नहीं पता है जे उसको क्या क्या डीपली, छोटे मोटे हर किसी को पता है जे एम्प्लॉयर आईडी दे दी है, सब कुछ दे दिया, बट कई लोगों को नहीं पता होता है जे कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता है जो देनी है, तो वहाँ पे भी रिजेक्शन हो जाती है या दोबारा वेरिफिकेशन चली जाती है जे एम्प्लॉयर के पास, जे आपके ये डॉक्यूमेंट्स अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं, तो ये भी हमें इशू करवाओ। मतलब अगर वो परमिट तो आपको इशू कर ही रहा है, उसके बाद उसको आपको अकोमोडेशन लेटर का एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर इशू करना पड़ेगा। उसके बाद आपका क्या कहते हैं फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन का उसको जो पेपर होते हैं वो देना पड़ेगा, अपनी खुद की आईडी देनी पड़ेगी उसको। ये सारे जो छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये भी उसको सबमिट करने पड़ेंगे। तो कभी कभार जो एम्प्लॉयर सामने वाला है वो छोटी मोटी चीज़ें गलतियां कर देता है, उस गलती की वजह से भी फाइल रिजेक्ट हो जाती है या डिले हो जाती है। जो अगला पॉइंट है वो है लेबर मार्केटिंग टेस्ट। मतलब वहाँ के जो क्रोएशिया के एम्बेसी है उसने अब ये रूल लागू कर दिया है, जो वो जिस एम्प्लॉयर ने मतलब जिस कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दिया है या कॉन्ट्रैक्ट पास किया है, तो वो उस कंपनी में जाके पहले ये चेक करेगी जे वहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं, और उस कंपनी ने पहले वहाँ के लोकल जो सिटीजन है, वहाँ के जो लोकल सिटीजन है उन्होंने वहाँ पे काम किया है या नहीं किया है, या वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब वो ये भी चेक कर रही है, तो इस रीज़न करके भी फाइल्स बहुत डिले हो रही हैं। तो ये भी एक पॉइंट है जो काफ़ी लंबी फाइल खींच रही है, जिसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। जो अगला पॉइंट है वो है फोकस ओल्ड एप्लीकेशन। मतलब एमएससी सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है जो पुरानी पेंडिंग फाइल पड़ी हैं उनके ऊपर, जो उनका रिजल्ट वो पहले निकाल के दे। तो वो यही ट्राई कर रही है जल्दी से जल्दी, जितने भी जेन्युइन लोग हैं ना, जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिन्होंने अपनी वीडियोस भी दे रखी हैं या जिन्होंने वीडियो भी नहीं दी है, तो जो जिस फील्ड में वो गए हैं वो सेम फील्ड के ही बंदे हैं, तो मतलब उनको वो धड़ाधड़ वीज़े दे रही है। जो सेम फील्ड के अंदर नहीं है तो उनके ऊपर क्या कहते हैं वेरिफिकेशन हो रही है, वेरिफिकेशन कर रहे हैं जिनको देना चाहिए नहीं देना चाहिए, या उस कंपनी में जाके वहाँ पे चेक कर रही है जो उनके पास कोटा सिस्टम है कि नहीं है, या वो ये भी चेक कर रही है जो वहाँ पे पहले पुराने जो क्रोएशिया के सिटीजन है वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसमें डिले हो रहे हैं और रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसीलिए फाइल्स बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो रही हैं और डिले हो रही हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इसी पॉइंट्स की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो लोग इतने सारे मुझे मैसेज कर रहे थे जी सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो ये सारे यही जेन्युइन पॉइंट्स हैं। इसी करके क्रोएशिया अब टाइम लगा रहा है ये सब चीज़ें करने में। तो आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग अपना जब भी आप लोग फाइल लगा रहे हो तो ध्यान रखिए, अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी प्रॉपर रखिए। मैं स्क्रीन के ऊपर लास्ट में आप लोगों को एक चेकलिस्ट मेंशन कर देता हूँ, उस चेकलिस्ट का स्क्रीनशॉट ले लो। वही सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे जिसके अंदर आप लोग सब कुछ लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और एम्प्लॉयर के क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इस चेकलिस्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। बाकी नंबर मेरा नीचे दिया हुआ है, आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग वहाँ मुझे मैसेज करके कुछ भी पूछ सकते हो। आप लोगों को परमिट चेक करवाना है तो वहाँ भेज के मुझसे चेक करवा सकते हो, और आप लोगों को किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए आप लोग मुझे कमेंट में मैसेज करके बोल सकते हो जी सर हमें इस कंट्री के बारे में बताइए, तो मैं उस कंट्री के ऊपर वीडियो बना के आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो जब भी फाइल कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंटेशन अच्छे से कीजिए और उसी फील्ड के अंदर अप्लाई कीजिए जिस फील्ड के अंदर आप लोग हो, तब जाके आप लोगों को अच्छे से वीज़ा वगैरह मिलेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए वीडियो इतनी थी, नमस्कार।